बिहार में आपने क्या देखा? बिहार बड़ा इंटरेस्टिंग है इस बार, बहुत ही दिलचस्प मुझे लगा। देखिए, 2-3 चीज़ें वहाँ पे ध्यान रखने वाली हैं। एक तो चीज़ अहम ये है कि नरेंद्र मोदी को लेकर उनकी लोकप्रियता में गिरावट तो है। पिछली बार हम जानते हैं कि सिर्फ़ 1 सीट मिली थी, वो भी कांग्रेस पार्टी को मिली थी, बाकी सारी सीटें भाजपा को मिल गई थीं। जो अलायंस था नीतीश कुमार के साथ उसको मिल गई थी और आरजेडी 0 सीटों पर आई थी। तो इसकी अब की बार मुझे लगता है चौंकाने वाले नतीजे आएँगे। उस सब के बावजूद कई चीज़ों को मैं फैक्टर करना चाहती हूँ। चौंकाने वाले के बावजूद भी मुझे खुद भाजपा के एक बड़े नेता ने वहाँ कहा कि कम से कम 12 सीटें तो हमारी गिरेंगी। ये बात खुद ऑफ रिकॉर्ड भाजपा के नेता ने मुझसे कहा। चलिए दैट असाइड, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में भारी गिरावट है, लेकिन उसके बावजूद क्या मैं कहूँगी कि बिहार में कोई एंटी मोदी वोट है? नहीं, मेरा जवाब होगा नहीं। तो प्रो मोदी वोट में गिरावट आई है, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी के खिलाफ जाके लोग वोट दे रहे हैं? ऐसा नहीं है। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि जो तेजस्वी यादव हैं, उनका जो नौकरी की पूरी राजनीति जिन्होंने शुरू की, भारत में अक्सर हम देखते हैं कि नेगेटिव पॉलिटिक्स होती है कि इस एजेंडा के खिलाफ आप वोट डालिए, इस चीज़ के खिलाफ आप वोट डालिए। मुझे लगता है पहली बार एक ऐसा राज्य बिहार का, मैं वहाँ पर वहाँ राज्य सरकार ने क्रूज़ की शुरुआत की है लोगों को थोड़ा-सा हल्का महसूस कराने के लिए। तो वहाँ गंगा घाट पर क्रूज़ पे मैं भी चढ़ गई और वहाँ कई लोगों से मैंने बात की। उनमें से आप सोचिए कि लोगों के मन में इतनी पीड़ा है आशुतोष जी कि वहाँ लोग रोने लगे कहते हुए कि मेरा बिहार क्या कुछ हो सकता था, कितनी प्रगति विकास हो सकती थी वहाँ पर। लेकिन यहाँ हम अपने बच्चों को बड़ा करते हैं कि बेटा तुम बड़े हो जाओ, 18-20 साल के हो जाओगे तो तुमको राज्य से बाहर भेजेंगे हम। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई ज़राए नहीं है। सिर्फ़ वहाँ जो बुज़ुर्ग पॉपुलेशन यानी तो या तो बच्चे होते हैं या जो बुज़ुर्ग हैं जो वापस आ गए अपनी नौकरी से रिटायर हो गए और उसके बाद वापस आके पटना और बाकी अलग-अलग ज़िलों में वो जाके रहते हैं। तो पूरी जो यंग पॉपुलेशन है, पढ़े-लिखे लोगों की भी और कम पढ़े-लिखे लोगों की भी, अनपढ़ लोगों की भी, यानी आपको मज़दूरी से लेकर व्हाइट कॉलर जॉब तक सब स्टेट के बाहर मिलता है। इस पूरी पॉलिटिक्स के दौरान आप सोचिए तेजस्वी यादव ने जो 4-5 लाख नौकरियां दी हैं, उससे काफ़ी एक पॉज़िटिव पॉलिटिक्स मैंने वहाँ पे देखी और मैं ये जानना चाहती थी, मुझे बहुत क्यूरियोसिटी थी, मैं ये जानना चाहती थी कि क्या ये कोई एक ऐसी खला में कोई हम बात कर रहे हैं या वाक़ई ये नौकरियाँ लोगों को मिली हैं। मुझे ज़मीन पर ऐसे लोग मिले और एक पत्रकार के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज़ तो होते नहीं हैं। जितने लोगों से मैंने बात की, उसी सैंपल की मैं बात कर रही हूँ और मैंने बार-बार ये सवाल हर किसी से पूछा, "आपको नौकरी मिली?" "नहीं, मुझे नहीं मिली।" "मेरी बहन को मिली, मेरे कज़िन को मिली, मेरे पड़ोसी को मिली।" कुछ लोगों ने कहा, "हाँ, मुझे भी मिली।" और ऐसे लोग दवाया की रिपोर्ट्स में आप देखेंगे, मेरे पास कैमरे में भी दर्ज हैं, जिन लोगों ने कहा, छोटी नौकरी मिली, चाहे ग्रेड 4 की मिली, 3 की मिली, टीचर की नौकरी मिली, चपरासी की मिली, नौकरियाँ मिली हैं। तो ये एक बड़ी राहत की बात है। पॉलिटिक्स के अलावा भी जब आप जाते हैं, एक समाज का हिस्सा होता है पत्रकार, तो बड़ा अच्छा लगता है अगर छोटी-सी भी तब्दीली उस समाज में आ रही होती है, जो पूरी तरीके से जड़ता से घिरा रहा हो। तो मुझे लगता है कि एंटी मोदी वोट ना होने के बावजूद भी तेजस्वी यादव को बहुत वोट मिल सकता है, काफ़ी वोट मिल सकता है पिछले के मुकाबले जो पॉज़िटिव वोट उन्होंने अपना खड़ा किया है, अपना वोट तैयार किया है। तो मैं ये इनकार नहीं कर रही हूँ कि जाति नहीं है वहाँ पर, मैं ये इनकार नहीं कर रही हूँ कि धर्म पर आधारित वोटिंग नहीं होगी, लेकिन एक कंस्टिट्यूएंसी तेजस्वी यादव ने अपने दम पर, अपनी पॉपुलैरिटी के आधार पर उन्होंने एक ऐसी कंस्टिट्यूएंसी लोगों की तैयार कर ली है, जो उनको वोट देने के लिए तैयार है। एक छोटा-सा बात कि मैंने क्रॉस क्वेश्चन भी पूछा लोगों से, मैंने कहा भई आप देखिए, वो तो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे, उप मुख्यमंत्री थे, आप सारा श्रेय उनको क्यों देना चाहते हैं? नीतीश कुमार तो उस वक़्त मुख्यमंत्री थे। तो उन्होंने कहा नीतीश कुमार तो अब भी मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार फिर हमें 5 लाख नौकरियाँ और क्यों नहीं दे देते? अगर 17 महीने में 5 लाख नौकरी तेजस्वी उप मुख्यमंत्री होने के बावजूद हमें दे सकते हैं और अगर इतना दम है नीतीश कुमार में तो 5 लाख का इज़ाफ़ा और क्यों नहीं कर देते? एक सवाल यहाँ पे ये है कि आपने कहा कि 10 साल मोदी के खिलाफ कोई नाराजगी दिखाई नहीं पड़ रही है, कोई एंटी मोदी वोट या एंटी मोदी सेंटिमेंट नहीं। ऐसा क्यों? 10 साल के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के खिलाफ अक्सर नाराजगी हो जाती है। जी हाँ। आशुतोष जी, मैंने करीब 4 इलेक्शन मैं कहूँगी एक्टिव जर्नलिस्ट के तौर पर मैंने कवर किए हैं, 2004 और 2009, 2014, 2019, अब ये मेरा 5वाँ इलेक्शन है। मैं उन 2 इलेक्शन के बारे में नहीं, मैं 2014, 19 और 24 इनका एक कंपैरिज़न करना चाहती हूँ। 2014 में हमने देखा, सीधे तौर पे हम देख रहे थे जो राष्ट्र की तस्वीर ये थी कि कांग्रेस पार्टी से लोग
जिस तरह की रिपोर्टिंग हुई, झूठी सच्ची खबरें भ्रष्टाचार की उनके खिलाफ फैलाई गई, इतने बड़े-बड़े भ्रष्टाचार के कांड जिनको साबित भी नहीं किया जा सका। मंत्री जो हैं वो यूपीए सरकार के उस वक़्त जेल में गए, अन्ना आंदोलन हुआ और हमने देखा कि सारी चीज़ें काफ़ी थी मिलाकर के तख्ता-पलट हुआ, पूरे तरीके से तख्ता-पलट हुआ कि ये बताया गया कि बदलाव ज़रूरी है भारत के एग्ज़िस्टेंस के लिए, भारत को ये जो घुन की तरह खा रहा है, बल्कि घुन नहीं मैं कहूँगी नाग बन गया है भ्रष्टाचार और उसके लिए नरेंद्र मोदी ज़रूरी हैं। तो हमने देखा एक वेव चली यूपीए के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। 2019 में हमने देखा नरेंद्र मोदी की वेव थी, राष्ट्रवाद की वेव थी, पुलवामा के बाद का ये इलेक्शन था। एक वेव हमने देखी 2014 में, दूसरी वेव हमने देखी 2019 में। आप हैरान होंगे कि ये एक ऐसा इलेक्शन है जिसमें कोई वेव नहीं है। ये एक नीरस, बोरिंग इलेक्शन है एक जर्नलिस्ट होने के नाते। पहली बात तो इतना लंबा चुनाव है। छोटे न्यूज़ ऑर्गेनाइज़ेशंस कहाँ-कहाँ जाएँ, कितने-कितने रिसोर्सेज़ हम अपने खर्च करें, क्योंकि इतने राज्यों में आप सोचिए कि 5-6 हफ्ते का जो ये पूरा चुनाव है, ये बहुत ही थका देने वाला है। तो ऐसे में जो वेव का अभाव दिख रहा है, वो ये कि नरेंद्र मोदी को लेकर एक स्ट्रॉन्ग लीडर की इमेज, एक विश्व गुरु की इमेज, एक जो वेलफेयर के जो कार्यक्रम है, जो राशन वो बाँट रहे हैं, उसको लेकर बात और सीधे तौर पर एक कम्युनल पूरा एक वोट बैंक भी है, जो ये पसंद करता है कि मुसलमान को सज़ा दे रहे हैं मोदी जी, इतना काफ़ी है। एक चंक ज़रूर ऐसा है वोटर का जो सॉफ्ट रहता है उसके बावजूद भी कि उसके घर में बेरोज़गार बेटा है या हो सकता है वो खुद बेरोज़गार हो या उसकी पेंशन मोदी जी ने छीन ली है। तो नरेंद्र मोदी के लिए वो आदमी फिर भी जाके सुबह जब मॉर्निंग वॉक पे जाता है, वो बुज़ुर्ग व्यक्ति जो रिटायर्ड है, वो उसके बेटे के पास पेंशन नहीं है और कभी होगी भी नहीं, यानी नौकरी नहीं है बेटे के पास, पेंशन तो दूर की बात है और वो उस पेंशन पे फल-फूल रहा है जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में उसकी नौकरी के दौरान उसको मिली। उस पेंशन पे वो आदमी इतना फल-फूल रहा है कि वो नरेंद्र मोदी को दोबारा लाने की बात करता है और कहता है कि भारत की संस्कृति, सनातन सभ्यता, राम मंदिर ये सब जो है खतरे में आ जाएगा। नरेंद्र मोदी ने कहा बाबरी ताला लग जाएगा। ऐसे लोग हैं भारत में जो इस तरह के नैरेटिव के खरीदार हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।